जीतने वाले अलग चीज़ नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। शिव खेरा के ये अनमोल विचार आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपका टारगेट 2022 का टीजीटी और पीजीटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददपूर्ण होने जा रही है। इस वीडियो में मैं जो 2013 के बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो प्रश्नों में बदलाव आया है उसका तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाओगे कि आपको किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है, कौन सा आपको पोर्शन में से ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से पोर्शन में से कम मेहनत करनी है, और क्या ऐसा आप बदलाव लाए अपनी पढ़ाई में कि जो आपका 2016 और 21 में आपका चयन नहीं हो पाया है, किस कारण से नहीं हो पाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम 2022 की एग्ज़ाम में बैठेंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी में 100% बदलाव लाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिशांक क्लासेस जो चैनल आप देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं टीजीटी ओवरव्यू 4 क्वेश्चंस। हम पहले टीजीटी की बात कर रहे हैं। टीजीटी के लिए मैंने 2001 से लेकर 2013 तक जो पेपर हुए हैं उनके मैंने क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2001 से लेकर 2013 तक लगातार पेपर नहीं हुए हैं। जैसे 2007 का पेपर नहीं हुआ, या बीच में जो भी मिल रहे हैं, जो भी पेपर मुझे मिल पाए हैं, बीच में कहीं पेपर नहीं हुए हैं, वो पेपर छूट ही गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ 2001 से लेकर 2013 तक लगातार पेपर नहीं हो पाए हैं। पहले बात करते हैं लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ 2001 से लेकर 2013 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, शेक्सपियर मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है आपके टीजीटी के लिए। 71 क्वेश्चन शेक्सपियर से पूछे गए हैं। सेकंड नंबर पर आपका मिल्टन है, थर्ड नंबर पर 56 है, 49 है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने 1 to 1 आपका पेपर लिया और उनमें से हर एक क्वेश्चन काउंट करके मैंने लिखे हैं कि जो अब पेपर हुए हैं शेक्सपियर नंबर 1 पर है और सेकंड पर मिल्टन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी के मैं 3 ईयर का ओवरव्यू लिया है 2009, 2010 और 2013 के लिए, जिसमें से अगर हम बात करें शेक्सपियर के जो क्वेश्चन पूछे गए वो 49 हैं। वर्ड्सवर्थ को मैंने रोमांटिक पीरियड से बाहर रखा है क्योंकि ये राइटर अपने आप में बहुत बड़ा है और उसमें से 33 क्वेश्चन पूछे गए वर्ड्सवर्थ। बाकी 3 जो राइटर बचे हैं वो मैंने, हालांकि वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक पीरियड से ही है। रोमांटिक पीरियड में वर्ड्सवर्थ आपका पीबी शैली, कीट्स और चार्ल्स लैम्ब आते हैं। तो बाकी जो 3 राइटर बचे हैं उनमें से 83 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विक्टोरिया पीरियड सबसे बड़ा पीरियड रहा है एग्जाम में। 3 ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 131 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए विक्टोरिया पीरियड से। 4 राइटर विक्टोरिया पीरियड के अंतर्गत आते हैं, चारों राइटर में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है मॉडर्न पीरियड में से 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन राइटर्स 3 राइटर्स है जो 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अमेरिकन राइटर्स में से भी 67 क्वेश्चन पूछे गए। जो 2013 के बाद जो चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो टॉपिक आपको तैयार करना होगा और आपको पीरियड वाइज क्वेश्चन लर्न करने होंगे क्योंकि पीरियड से भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दिखने में कि वो ओल्ड पीरियड में भी हो सकते हैं, वो रिनेसां पीरियड में हो सकते हैं, रोमांटिक पीरियड में हो सकते हैं और जो आपके मॉडर्न पीरियड में भी आ सकते हैं। तो आप एक बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर आप कम से कम हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चाहे रोमांटिक पीरियड है, चाहे वो वर्ड्सवर्थ है या शेक्सपियर है, मॉडर्न पीरियड है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, जो डिफिकल्ट भी लगता है। कभी कभी बार बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, कहीं क्वेश्चन जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बढ़ गए हैं। जो इससे पहले बहुत कम थे, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब वो 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं लिटरेचर में इतना बड़ा बदलाव नहीं हम कह सकते, बस यही हो सकता है कि इस बार अगर वर्ड्सवर्थ में 2 क्वेश्चन फालतू पूछे तो शेक्सपियर से कम हो गए या मॉडर्न पीरियड से कम हो गए हैं। तो विक्टोरिया पीरियड को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आप अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो विक्टोरिया या फिर उस सिलेबस में से मैंने राइटर्स के नाम बताए हैं, लेकिन एक वीडियो और मैं बनाने वाली हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको वे राइटर्स बताऊँगी कौन से राइटर कौन से पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो क्योंकि पीरियड वाइज जब हम
याद करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, मैचिंग में वो चीज़ काम आ जाती है। अगर आप पीरियड वाइज याद करें कि ओल्ड पीरियड कब से कब तक था, रिनेसा पीरियड के अंदर कौन से राइटर है, फिर रोमांटिक पीरियड, विक्टोरिया पीरियड, मॉडर्न राइटर, आपके फिर इंडियन राइटर है, अमेरिकन राइटर है, तो एक ना उनके जो राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ है, उनकी मरने की जो डेट है, या फिर उन्हें जो अवार्ड मिलते हैं ना, वो आप जब कभी कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है लर्न करने के बाद भी, अगर आप उसको पीरियड वाइज, एज वाइज, पीरियड या हम एज बोलते हैं, विक्टोरिया एज बोल सकते हैं, अगर आप पीरियड वाइज या एज वाइज क्वेश्चन को याद करोगे, साथ ही उन राइटर्स को याद करोगे, तो आपके उनकी जो डेथ होती है ना, किसी भी चीज़ की, चाहे उन्हें अवार्ड मिले हैं, चाहे उनकी जन्म मृत्यु या कोई भी, या उनके लिखने का जो उनके वर्ष है, उनकी जो लिखने का ईयर है, वो आपको बहुत इजी याद हो जाएंगे। उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पता है पीरियड का तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एज का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, आपको पीरियड का नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर लगता है तो मैं वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोगों को कमेंट्स आते हैं, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अलावा आपको जो एक विशेष ध्यान रखना है, जो राइटर्स के वर्क है ना, उन वर्क्स के अंदर की लाइनें आ रही है, वो पूछी जा रही है कि लाइनें किसकी है, या राइटर का भी नाम दे दिया तो वो पूछेंगे कि किस वर्क से ली गई है, या फिर कोई लाइन दे दी बीच में तो उसका मीनिंग क्या है। अभी 2016 और 21 के एग्ज़ाम में ये बहुत मतलब गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही नहीं याद करना कि राइटर याद कर लिया और उसके आपने वर्क्स याद कर लिए, और जो अब तक के पेपर में था कि वो एक पैटर्न चला आ रहा था कि कुछ फिक्स लाइन थी वही पूछी जाती थी, लेकिन अब रेयर जो होती है ना, बहुत ही जो बारीक है, छोटी पोयम होती है पोएट की, जिन्हें हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, उन पोयम के अंदर से लाइनें पूछी जा रही है। इट मीन्स आपको क्या है, गहराई से हर वर्क में, यानी पहले आप राइटर लर्न कीजिए, राइटर का वर्क लर्न कीजिए, उनके ईयर लर्न कीजिए, उसके बाद फिर आप एक एक पोयम को ले लीजिए, उसका सार ले लीजिए, पोयम कौन सी। एक और क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो वर्क है वो किस विधा में लिखा गया है, उसकी लिटरेरी डिवाइस क्या है, कि ट्रेजरीमा है या कपलेट में है, जो ये जो विधा होती है, जो हमारी लिटरेरी फॉर्म्स होती है, वो भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो वो भी आपको लर्न करनी है। और आपको ये स्पेशल है कि जैसे ही आपने एक पोयम ली, उस पोयम का आप सार समझिए, जिस समझिए, और फिर उसकी वर्ड टू वर्ड लाइन को भी आप याद कीजिएगा। तो दो जो मेन इंपॉर्टेंट आपको इसमें लर्न करने हैं, वो एक हो गया आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया है, और दूसरी चीज़ आपकी हो गई जो आपकी पोयम है, जो लाइनें हैं वो भी करनी है। और उनके जो करैक्टर है वो तो आप जानते पूछे जाते हैं। अब मेन करैक्टर नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा कि और इनर करैक्टर आप पूछे जा रहे हैं, जो छोटे करैक्टर है, माइनर करैक्टर है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। इट मीन्स आयोग चाहता है कि वो अच्छे टीचर हायर करे और जिसको पूरी डीपली नॉलेज हो, इसलिए आपको पूरा डीप में जाकर ही पढ़ाई करनी होगी। अब बात करते हैं अदर सेगमेंट की, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें लिटरेरी टर्म्स की, लिटरेरी टर्म्स में वही 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है, यानी थोड़ा सा जो हम छोड़ देते थे ना कि वही बात कि जो अब तक नॉर्मल चला आ रहा है उस पैटर्न के अलावा आपको जो डिफ़िकल्ट वाले टर्म्स है वो भी खोजनी है, और उसको आपको लर्न करना है। वोकैबलरी जो है वही 15 से 25 के बीच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब ये मान के चलती हूँ मैं, क्वेश्चन जो है वोकैबलरी के 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह से बढ़ा दिए गए हैं, जो वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे, चाहे वो आपकी डायरेक्ट मीनिंग पूछ रहे हैं, या फिर एंटोनिम, सिनोनिम्स, या फिर आपके जो एक तरह से कहते हैं ना पैराग्राफ के अंतर्गत भी क्वेश्चन से की मीनिंग पूछ रहे हैं। बात करते हैं अनसीन पैसेज की, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2013 से पहले मतलब 2016-19 से पहले भी पेपर जो है वो 1 से 2 पैराग्राफ, कभी किसी साल उन्होंने 1 पैराग्राफ दे दिया और किसी साल उन्होंने 2 पैराग्राफ दे दिए, जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लगातार 2013 और 11 में मैंने देखा है कि 2-2 पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा जो बदलाव आया है पंक्चुएशन नरेशन में आया है। अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, टीजीटी में आपके नरेशन से कुल 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2001 से लेकर 13 तक, और पंक्चुएशन में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 2016 की, पंक्चुएशन से कई क्वेश्चन पूछे गए, 8 से 10 क्वेश्चन, नरेशन के भी 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन 2021 में नरेशन से क्वेश्चन पीजीटी में बहुत कम आए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं
कि हाँ इस बार 8-10 क्वेश्चन पूछे गए तो अगली बार भी आएंगे, ऐसे कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, अदरवाइज आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ग्रामर में 2013 के बाद क्या चेंजेज आए हैं, वो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने इस तरह से ग्रामर को नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप ग्रामर में मार्क्स सिक्योर कम करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं और अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू आयोग। जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पंक्चुएशन पूछने का तरीका बदल गया है, नरेशन को पूछने का तरीका उनका बदल। अब हम बात करते हैं टेंस की। टेंस एक ऐसा पोर्शन होता है, जैसे हमने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी है ना, टेंस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। और लेकिन अगर बात करूँ ढंग से, अब तक भी बच्चों को टेंस नहीं आते हैं। टेंस में मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काफ़ी आपस में कोरिलेट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इस पर आप बहुत फोकस करोगे जो आप टेंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। अदरवाइज यहाँ से बच्चे 100% गलती करके आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये टेंस आप पूरे पक्के कर ले। माइनर से डिफरेंस आता है, वो बोलने में सेंटेंस दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस लेकिन बनता है वो इंडेफिनिट में, दिख रहा है वो क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में लेकिन वो क्वेश्चन बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप यहाँ चीज़ कर लेंगे। वॉइस में पूछने क्वेश्चन तरीका बदल चुका है, आप जो है मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने पीजीटी का सिलेबस देखा होगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं भी नहीं है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना तो आपका पेपर बन ही नहीं सकता है। अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्वेश्चन आती थी एरर फाउंड आउट करने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे, लेकिन अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको उसके रूल भी याद करने होंगे। आप अगर बात करें 2021 से बहुत इजी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत बच्चे वहीं गलती करके आए। यानी माइनस जो कभी आप लोगों ने 6, 7 में या 4th और 3rd क्लास में भी जब कहते हैं ना पहचान करेंगे कि इसमें कौन से एडवर्ब है, एडवर्ब के टाइप्स है, नाउन है, नाउन के टाइप है, कोई वर्ड दे देगा इसमें कौन सा नाउन है, नाउन के टाइप दे दिया या एडजेक्टिव दे दिया, वर्ब दे दिया, तो वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब तक तो हम क्या करते थे, रूल हमने बस देखा और ऐसे मतलब आपको लाइन से याद नहीं करना होता था, जस्ट हमें कि एरर फाइंड आउट करनी है उस हिसाब से आप एरर को देखकर, क्वेश्चन को देखकर आप एरर फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको रूल भी याद करने होंगे और उनको रूल अप्लाई करने के लिए आपको जो एरर आती है उसको फाइंड आउट करने होंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को, जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना, जो क्वेश्चन आते हैं वो टेंस से और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। जो यूजेज होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और जो एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है, वो मैं मान के चलती हूँ अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा आप यहाँ से कवर कर ले जाते हैं। अब तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, वीडियो बना दूंगी। और हाँ, बार बार मैं कह रही हूँ टेंस इसको आप पक्का कर लीजिए। टेंस बच्चों को नहीं पता होता है। अगर इसमें ना बच्चों से पूछती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताइए कि वो सेंटेंस हिंदी में है, तो मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि मैडम जिस सेंटेंस के अंत में ता है ती है वो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि दूध सफ़ेद होता है, तो क्या इस वाक्य के अंत में भी ता है ती आ रहे हैं? क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इस सेंटेंस के अंत में भी ता है ती है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? तो कुछ रूल ऐसे होते हैं, बचपन से टीचर ने पढ़ाया, हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रूल बिल्कुल गलत है जो आपको पढ़ाते हैं कि जिस भी टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रूल है, अलग से रूल है। रूल क्या है, जिस वर्ब के अंत में ता है ती है आते हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं सोने जाती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, तो वर्ब के अंत में ता है ती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वाक्य के अंत में नहीं, दूध सफ़ेद होता है, मिल्क इज़ वाइट, लेकिन इस सेंटेंस में भी बाद में ता है ती है। तो इस तरह की बहुत माइनर मिस्टेक होती है जिनको आपको ओवरकम करना है। और टेंस की आपको लगता है कि आपको क्लियर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। बाय।